नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश भर में कयासों का बाजार गर्म है। हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने कहा, क्यों कहा? महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अभी सदन चल रहा है। मॉनसून सत्र है और मॉनसून सत्र के दूसरे दिन 21-22 जुलाई को दूसरे ही दिन या पहले ही दिन कहें आप, मॉनसून सत्र के शुरुआती दिनों में ही भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा दे देना। बहुत सारे मीडिया में खबरें चल रही हैं, पहली बार है इस्तीफा दिया है। इस्तीफा बहुत सारे उपराष्ट्रपति ने दिया है, लेकिन अन्य कारणों से दिया है। राष्ट्रपति बनने के लिए दिया है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए दिया है। ये सब उसके कारण रहे हैं। ऐसा कारण पहली बार वाकई में हुआ है जिसका कोई कारण नहीं है। मतलब वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कोई कारण का मतलब है कि अधिकृत कोई कारण जो बताया जा रहा है वो कारण है नहीं, उसे छिपाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जिस कारण को सामने रखा जा रहा है वो असली कारण को छिपाने के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मित्र। तो हुआ क्या, असली कारण क्या है? मॉनसून सत्र के बीच में, शुरुआत में, अभी सेशन चल रहा है, उसमें अगर एक देश के उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़े तो ये गंभीर मामला है। और इस गंभीर मामले के लिए कोई सरकार तैयार हो जाए, ये आंच लेने के लिए तैयार हो जाए, सरकार पर सवाल उठेंगे। और सरकार पर न सिर्फ सवाल उठेंगे बल्कि सवालों की झड़ी लग जाएगी। हर किसी पर तोहमत मढ़ी जाएगी, प्रधानमंत्री पर, उनके कैबिनेट पे और उनकी आनुषंगिक संगठनों पे, सब पर तोहमत लगेंगे। और इन सारी तोहमत को झेलने की स्थिति में रहेगी सरकार। अब ये मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पत्रकारों के हवाले से मैं ये कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले जगदीप धनखड़ साहब ने एक पार्टी दी थी अपनी पत्नी की सालगिरह पर। उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया था और उन्होंने वो सरकारी खर्चे पर दी थी। ये सब बातें भी लोगों की निगाह में थी, मतलब सरकार के निगाह में थी। और हाल के दिनों में उन्होंने विपक्ष से हाथ मिला लिया था और जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर के वो बहुत फार फार अहेड हो गए थे विपक्ष के हाथ के साथ हाथ मिलाने को लेकर। और इससे सरकार बहुत नाराज, सरकार मतलब मोदी जी नाराज हो गए, उनके कैबिनेट के अन्य सहयोगी नाराज हो गए इस विषय पे। फिर ये और बात आई कि जस्टिस यादव को भी इम्पीच करने के लिए उन्होंने एक प्रकार से मन बना लिया था और विपक्ष को आश्वासन दिया था कि जस्टिस यादव के साथ साथ जस्टिस वर्मा दोनों के ऊपर इम्पीचमेंट के प्रस्ताव को आप स्वीकार कर लीजिए। और उन्होंने इसका आश्वासन एक प्रकार से दे दिया था। ये भी कहा जा रहा है कि पिछले दिनों कांग्रेस के नेताओं से बड़ी फ्रीक्वेंट उनकी मुलाकात होती रही है। बड़े-बड़े नेताओं से मुलाकात होती रही है, उनके रणनीतिकारों से मुलाकात होती रही, जयराम रमेश से मुलाकात हो रही, लीडर ऑफ अपोजिशन से मुलाकात होती रही। और लीडर ऑफ अपोजिशन से तो सीधे-सीधे नहीं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष से मुलाकात होती रही। ये सारी बातें प्रकाश में आई, लेकिन किस्सा यहां से शुरू नहीं होता है। जगदीप धनखड़ को जो लोग नहीं जानते हैं वो एक बार जान लें। आप में से बहुत सारे लोग जान गए होंगे जगदीप धनखड़ को, लेकिन जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं उनको मैं एक बार फिर से रीइटरेट
हूँ, दोबारा हूँ, जगदीप धनखड़ का जन्म 1951 में हुआ और के महीनों राजस्थान का एक जिला जुनून उसके छोटे से गाँव की थाना में एक जाट उनका जन्म हुआ। स्कूली शिक्षा वहीं से हुई, बाद में वो सैनिक स्कूल भी गए। शुरुआती स्कूली शिक्षा गाँव में हुई, लेकिन बाद में सैनिक स्कूल भी गए, सैनिक और वो भी चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में गए वो। वहाँ से सैनिक स्कूल से वो पास आउट हुए, फिर जयपुर विश्वविद्यालय आए, उन्होंने फिर बीएससी की, फिजिक्स में बीएससी की, फिर लॉ ग्रेजुएट बने और फिर जयपुर हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, वो लॉयर बन गए। ये तो हुई उनकी स्कूली शिक्षा, स्कूली और कॉलेज की शिक्षा, उनकी शिक्षा के बारे में। 1989-91 के बीच में वो लोकसभा के सांसद बन गए। कैसे? चौधरी देवीलाल से उनका संबंध हुआ और जनता दल की टिकट पर चौधरी चौधरी साहब ने उनको टिकट दे दिया, चौधरी देवीलाल साहब ने, और फिर वो झुंझुनू से ही राजस्थान से ही वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए। तो पहली बार उन्होंने राजनीति का जो स्वाद चखा वो जनता दल के माध्यम से चखा। उसके बाद वो 5 साल फिर 1992 से 98 तक 5 साल 93 से 98 तक वो राजस्थान विधानसभा के एमएलए रहे, सदस्य रहे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी बने, लेकिन कांग्रेस की टिकट पे जनता दल को उन्होंने छोड़ दिया। कांग्रेस में काफी लंबे समय तक रहे। उसके बाद 2003 1998 तक तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑलरेडी वो एमएलए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता से उनका रिश्ता बना और वो कद्दावर नेता थे माननीय अरुण जेटली जी। और माननीय अरुण जेटली जी भी लॉयर थे, ये भी लॉयर थे, सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया, इस तरह से दोस्ती बनी और उसके बाद अरुण जेटली की सलाह पर 2003 में माननीय जगदीप धनखड़ साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, मतलब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, 2004 में वाजपेयी जी की सरकार गई, मतलब 2003 में सर्वशक्तिशाली थी भारतीय जनता पार्टी और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की जीत के आसार थे। आपको याद होगा साइनिंग इंडिया का बड़ा जोर चल रहा था, नारा चल रहा था और ये सब देखते हुए जगदीप धनखड़ को लगा कि कांग्रेस में अब कोई स्कोप अभी तत्काल नहीं है, पता नहीं अभी कब कितने दिनों तक सत्ता में लौटेगी, नहीं लौटेगी, कहना मुश्किल है। तो बीजेपी का दामन थाम लेना चाहिए, ऑफर अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के वो प्रमुख के रूप में काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। खैर यहां से उनकी राजनीतिक जर्नी शुरू हुई, पॉलिटिकल यात्रा शुरू हुई, जो बीजेपी में। फिर उसके बाद तो अ, सरकार वाजपेयी जी की चली गई और वो बीजेपी में बने रहे, लेकिन उनका प्रतिफल मिला जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। मोदी जी की सरकार के बाद फिर उनकी एक समझिए कि लॉटरी लगा जब वो बंगाल के गवर्नर बने और बंगाल के गवर्नर बनने के बाद जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी और आइडियोलॉजी को लेकर के और राष्ट्र प्रेम को लेकर के जिस एक्सटेंट तक वो गए, उनका ये सब कुछ पारितोषिक था कि उनको उपराष्ट्रपति के रूप में पद मिल गया। ये थी उनकी यात्रा जो संक्षेप में आपको जानना चाहिए और आप जान गए। लेकिन अब ये बात हो रही है कि किसने जगदीप धनखड़ को कहा कि जगदीप जी, धनखड़ साहब, आप इस्तीफा दे दीजिए। किसी ने तो कहा होगा या कोई ना कोई तो तकरार हुई होगी। पहली तकरार की स्टोरी चल रही है कि गृह मंत्री के साथ उनकी तकरार हुई। गृह मंत्री ने उनसे पूछा कि आपने ये प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिया जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट का, जबकि हम लोगों ने रणनीति बनाई हुई थी कि जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट का हम लोग लोकसभा में उठाएंगे, फिर आपने क्यों कर लिया? तो कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कह दिया कि साहब मैं राष्ट्रपति हूं, मेरा उपराष्ट्रपति हूं, मेरा भी कुछ प्रेरोगेटिव है, तो मैंने स्वीकार कर लिया। अब इस पर बात जो है सो ठन गई दोनों के बीच में। अब इसकी सत्यता कितनी है कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, राज्यसभा में जब कार्रवाई चल रही थी तो जेपी नड्डा साहब का बयान बड़ा वायरल हो रहा है और जेपी नड्डा साहब ने कहा कि नहीं, जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड पे जाएगा और जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ कहने के लिए अनुमति दी गई थी और उन्होंने पूरा भाषण देना शुरू कर दिया और इन्होंने भाषण को बीच में रोका नहीं।
वो सरकार पर आरोप लगाते रहे और इन्होंने भाषण को रोका नहीं। फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया जगदीप नड्डा जेपी नड्डा साहब ने, और उन्होंने कहा कि अभी तो इनको एक टिप्पणी की का मौका दिया गया था, ये तो पूरा भाषण पढ़ रहे हैं और आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनको, सभापति महोदय, आप इनको रोक नहीं रहे हैं। इस पर तकरार बनी और फिर उसके बाद बहस हुई, और इससे जो त्योरियां चढ़ी थी जेपी नड्डा की, उससे यह कयास लगाया जाने लगा कि जेपी नड्डा को संभवतः गृह मंत्री का नॉड मिल गया था और संकेत मिल गया था कि अगर वो कुछ इस तरह की बात करें तो आप उनसे हेड ऑन कीजिए, हेड ऑन लीजिए। तो जेपी नड्डा साहब ने हेड ऑन लिया। ये भी कयास चल रहे हैं पॉलिटिकल गैलरी में। कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि संघ बहुत नाराज था और संघ क्लीन करना चाहता है, मतलब कोई रास्ता नहीं देना चाहते। भाई घटना हुई क्या, मामला हुआ क्या, कैसे यहां से यहां तक बात आ गई। उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने जा रहे हैं और वो भी संसद सत्र चलते हुए, ये मामूली घटना नहीं है। और इसे सरकार लेने के लिए, अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है क्या? तो क्या इसमें से 2-3 बातें निकल के आई? अगर मोदी जी को, क्या ये थ्योरी चल रही है कि मोदी जी अपना इकबाल, कि मोदी जी डिसिसिव निर्णय लेते हैं, मोदी जी के खिलाफ अगर कोई जाएगा, मोदी जी की पॉलिसी, मोदी जी की प्लानिंग, मोदी जी की स्ट्रेटजी के खिलाफ अगर कोई जाएगा, तो मोदी जी उनको किसी भी हद तक उनके खिलाफ कदम उठा सकते हैं, चाहे वो संसद का सत्र क्यों ना चल रहा हो, चाहे सरकार क्यों इसके लिए कितनी भी बदनामी क्यों ना झेलनी पड़े, मोदी जी अपना फैसला ले सकते हैं और ये इस मामले में इतने डिसिसिव है। एक थ्योरी ये चली। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि संघ पीछे से कह रहा है कि देखिए ये उपराष्ट्रपति जी जो हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, अब इनके जाने की बारी। अब संघ ऐसा कहेगा क्या कि जब संसद सत्र चल रहा है तब आप उनसे इस्तीफा ले लीजिए? तो जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण कुछ और थे, और लेकिन कारण उससे गहरा कोई और था, ठीक उसी प्रकार से तात्कालिक कारण कुछ भी बना हो, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि किसने कहा धनखड़ जी आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन कारण उसके पहले बहुत गंभीर हो गए थे। जो लोग ये कहते हैं कि धनखड़ साहब तो बड़े डरपोक किस्म के आदमी हैं, समायोजन करके चलने वाले आदमी हैं, और वो अगर उनको अगर कोई इस तरह की डांट लगती तो वो माफी मांग लेते, और वो मोदी जी की बड़ी तारीफ करते हैं, मोदी जी कौन है ये उनको पता है, धनखड़ साहब इस तरह के व्यक्ति हैं। नहीं, धनखड़ साहब में दोनों बातें आप कह सकते हैं। वो ड्वेल कैरेक्टर धनखड़ साहब कैरी कर रहे थे, और ड्वेल कैरेक्टर कह लीजिए आप उसको, या ये कह लीजिए कि जो इंडियन डेमोक्रेसी का जो एक फ्लेवर है, उसको हो सकता है कि वो पुरानी पीढ़ी के नेताओं में हो और वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा हो और वो उनके मुंह से निकल गया हो। कई बार ऐसा होता है, अनजाने में भी निकल गया हो। लेकिन अगर कोई इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ बात बोल रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उन्होंने कोई विजय करके, सबको मात दे करके नहीं पाई है, किसी के कृपा पर पाई है। उसके बाद वो अपनी उस कृपा का उनको भान ना हो, जिन्होंने उनके ऊपर कृपा बरसाई है उनका भान ना हो, उनकी वो आलोचना करें, ऐसा तो माना नहीं जा सकता है। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरे होशो हवास में कर रहे हैं। वो इतने पॉलिटिकली इमेच्योर नहीं हैं। वो लॉ ग्रेजुएट रहे हैं, वो लॉ पोस्ट ग्रेजुएट रहे हैं, जो भी हैं वो प्रैक्टिशनर रहे हैं, उनके कानून के जानते हैं, और फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का ज्ञान धनखड़ साहब को नहीं हो, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। तो ये तो उनको मालूम था कि ये पद जो मुझे मिला है वो किसी की कृपा से मिला है। फिर भी धनखड़ साहब ने ऐसा कहा। लेकिन ऐसा सिर्फ पार्लियामेंट के साथ नहीं कहा। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने कई मौकों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, न सिर्फ जस्टिस वर्मा के मामले में। अब एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। अब उस वीडियो को देखने के बाद उनकी त्योड़ियां, उनका स्टेटमेंट, उनका पोस्चर, जो डिलीवरी है, उस सबको देखने के बाद जो ये थ्योरी चल रही है कि धनखड़ साहब बहुत सबमिसिव हैं, अगर कोई डांट दे तो वो फौरन मना कर देंगे और वो मिला-जुला करके चलने। बहुत सारे पत्रकार अभी कह रहे हैं कि वो बहुत उनके पुराने दोस्तों का जिक्र कर रहे हैं कि
जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं वो उनको जानते हैं कि धनखड़ साहब जो हैं वो बड़ा मध्य मार्ग लेकर के चलते हैं, वो एक्सट्रीम पे नहीं जाते हैं, मध्य मार्ग लेकर के चलते हैं और जब उनको लगता है कि नहीं गड़बड़ी हो रही है तो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। नहीं, वो बीच का रास्ता निकालने वाले नहीं हैं। और ये कहना और ये साबित करता है जनता दल के टिकट पे सभा पहुंचना, कांग्रेस के टिकट पे राजस्थान पहुंच जाना, विधानसभा पहुंच जाना, फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे गवर्नर बन जाना और फिर उपराष्ट्रपति बन जाना। मतलब वो एक जगह स्थायी नहीं है। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं नहीं जहां कहीं भी उनको गलत दिखता है वो उसके खिलाफ मुखर होते हैं, ये अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये भी एक थ्योरी है राजनीति में कि अगर गलत है तो उसका प्रतिकार करने की वजह से अगर उनको नुकसान हो रहा है तो नुकसान करके चल देते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये गलत का प्रतिकार, अगर गलत का प्रतिकार करते तो वो पद नहीं लेते, पद के प्रति उनकी लालसा नहीं होती, पद के प्रति उनकी हमेशा लालसा बनी रही। वो पहले लोकसभा के सदस्य बने, फिर वो विधानसभा के सदस्य बने, फिर वो गवर्नर बने, फिर वो उपराष्ट्रपति बने। अब शायद कोई और लालसा जागृत हो गई हो, नहीं भी हुई हो, दोनों बातें हो सकती है। लेकिन इस वीडियो के बाद संघ, भारतीय जनता पार्टी और ये जो चंडू खाने की खबर आ रही है कि वो मध्यमार्गी हैं और सबमिसिव हैं, वो मिल जाते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से सत्यपाल मलिक की राह पर चलने वाले जगदीप धनखड़ ने भी साबित कर दिया कि उनकी लॉयल्टी भारतीय जनता पार्टी या संघ की विचारधारा या बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा से नहीं है। उनकी प्रतिबद्धता कुछ और है और उन्होंने चुना किसको? और ये दोनों नेता ना तो सत्यपाल मलिक किसान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उस ब्रांड को बेचने की कोशिश करते हैं। अब ये जगदीप धनखड़ ने भी, क्योंकि वो जाट कम्युनिटी से आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किसान के बेटे हो गए। अरे ऐसा नहीं है, जाट कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो किसान के बेटे हैं। जाट बहुत धनाढ्य हैं, अलग-अलग पेशे में हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी में हैं, हर 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 पेशे में हैं उस कम्युनिटी के लोग। तो इसे जाट होना मतलब किसान हो जाना ऐसा नहीं, ये सिंबल नहीं है। लेकिन इन्होंने इन्होंने भी उसी ब्रांड को पकड़ा। अब इनका स्पीच भाषण सुनिए। सरेआम किस प्रकार से किस लहजे में ये देश के कृषि मंत्री को आड़े हाथों लेते हैं और सार्वजनिक सभा में लेते हैं। ये कहते हैं कि मैं देश के प्रोटोकॉल में दूसरे स्थान पर दूसरा सबसे बड़ा आदमी बोल रहा हूं और उस हैसियत से बोल रहा हूं। हालांकि वहां पर उन्होंने आदेश दिया, आदेश है, लेकिन अनुरोध के स्वर में वो आदेश दिया जा रहा है, आग्रह के स्वर में वो आदेश दिया जा रहा है, दिया लेकिन आदेश ही जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं प्रोटोकॉल में दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप इस दिशा में हमें जवाब दें। और किसान को लेकर के वो अपनी ही सरकार को सीधा-सीधा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पूरे ब्रॉड डे लाइट में खड़ा कर रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं कि किसान के लिए दीवारें बनवाई गई, किसान के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है और किसान सबसे वल्नरेबल हालत में है। ये नहीं चलेगा, ये बात गलत हो रही है। और फिर वो बीच में प्रधानमंत्री का तारीफ भी करते हैं और किसानों को भी कहते हैं कि बातचीत के लिए आइए। किसानों को ललकार रहे हैं कि तुम राष्ट्र की समरसता के प्रतीक हो, तुम राजनीति को प्रभावित करते हो। ये ललकार रहे हैं किसानों को। किसानों के कान में कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, उठ खड़े हो, खड़े हो जाओ। तुम ही राजनीति तय करते हो और तुम ही से देश है, कोई शक नहीं है। किसान किसान राजनीति तय करता है और किसान ही देश, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उन्हें ये ललकारा जा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि किसान की स्थिति बुरी है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि आपकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? कोई काम किया है, या कर रही है या आने वाले दिनों में करेगी? उसकी कोई योजना है या पुरानी सरकार से बेहतर काम कर रही है या नहीं कर रही है? ये आपको तय करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आप किसी के कृपा पात्र होकर के उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर पहुंचते हैं, उसके बाद आप इस तरह का सार्वजनिक भाषण देते हैं, फिर चोरियां तो चढ़ेगी। जरा भाषण सुन लीजिए आप। फिर ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नहीं वो गुस्सा गया और फिर उन्होंने ये कर दिया, वो मैं बताता हूं, जरा भाषण सुनिए। धनखड़ साहब का 5 मिनट का है, इसे सुनना चाहिए आपको। Can we create a boundary between the farmer and the government? जिनको लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। मैं सभी को देश में आह्वान करूंगा, किसान बंधुओं को आह्वान करूंगा, मेरी बात सुने, मेरी बात समझें। आप अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, भारत की विकास यात्रा के आप महत्वपूर्ण अंग हैं, सामाजिक समरसता की आप मिसाल हैं। आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। मुझे याद आती है सरदार पटेल की, उनका जो उत्तरदायित्व था देश में एकता करने का, कैसे उन्होंने बेखूबी किया। ऐसी चुनौती आज आपके सामने है, इसको भारत की एकता से कम मत मानिए। और यह आकलन बहुत सीमित है, संकीर्ण है कि किसान आंदोलन का मतलब सिर्फ उतना है जो लोग सड़क पर हैं। नहीं, किसान का बेटा आज अधिकारी है, किसान का बेटा सरकारी कर्मचारी है। अरे इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों कहा जय जवान जय किसान? उस जय किसान के साथ हमारा रवैया वैसा ही होना चाहिए, तो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी। और उसके अंदर क्या जोड़ा गया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान। पाठक जी, अनुसंधान और विज्ञान आपका क्षेत्र है। मैंने विजन डॉक्यूमेंट देखे हैं, मेरा दिल दहल गया। बना तो दिए पर किसी ने उनको खोला तक नहीं है। मैंने पढ़े 2030 का, 2020 का, 30 का, 50 तक का बना दिया आपने। ये समय कष्टदायक है मेरे लिए, क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूं। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है we are not practical, our policy making is not in right track। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके
उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो असहाय है। He doesn't decide what he can decide. कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। अब आप इनकी भाषा सुनी आपने, इनकी शैली आपने देखी, इनके चेहरे का गुस्सा देखा आपने। आपको लग रहा है कि ये बस यूं ही कह रहे थे? ये पूरे मनोयोग से कह रहे थे और घेर रहे थे कृषि मंत्री को। आप कृषि मंत्री को घेर रहे हैं। अब तक के जितने समाहित सबसे सुलभ सर्व सुलभ किसानों के बीच जा करके मिलने वाले, जुड़ करके चलने वाले और संघ के कृपा पात्र व्यक्ति में से एक, और मोदी जी के भी कृपा पात्र हैं अभी तत्काल में, जिनका नाम अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चल रहा है। आप उनको खुलेआम धमकी दे रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि आप ये नहीं चलेगा जो चल रहा है, और किसानों को भी कह रहे हैं कि आपको आगे आना चाहिए, आप अपनी ताकत को समझिए। ये सारी बात आप कहेंगे, कौन सी सरकार बर्दाश्त करेगी? आप अंदरूनी रूप से, आंतरिक रूप से बहस कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे, जो भी बात कह सकते थे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ये बिगड़ी बात वहीं से मित्रों, और वहीं से ये संदेश गया सीधे सीधे संघ तक। ये स्थिति खराब करने वाली है और किसानों के मन में ये इस बात को बोया जा रहा है, और तब से ही इनके ऊपर शंका हो गई थी, और ये संकेत प्रधानमंत्री जी को भी मिल चुका था संघ की तरफ से कि आपने गलती कर दी है, आपने भूल की है। और सबसे बड़े निशाने पर थे ये उपराष्ट्रपति ही। संघ के निशाने पर सबसे पहले उपराष्ट्रपति ही थे, और वो उन दोनों ने जब सबूत पेश किया प्रधानमंत्री के सामने कि आपने इन्हें बना दिया, जो पद आप अपने अपने पार्टी के या अपने विचार के लोगों को दे सकते थे, आपने नहीं दिया। आपने अपने मन चाहे, और ये प्रधानमंत्री का सिलेक्शन था और किसी का सिलेक्शन नहीं था, मोदी जी का सिलेक्शन था। तो मोदी जी को यह संदेश गया संघ के तरफ से कि आपने जिस व्यक्ति को सेलेक्ट किया है वो आपकी ही भद पिटवा रहे हैं, साफ साफ सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर रहे हैं और आपके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, और आपको थोड़ा बहुत वो पैम्पर भी कर रहे हैं। ये संदेश बहुत सख्त था संघ की तरफ से सरकार को, और इस संदेश को जो संघ के लोग हैं उन्होंने भी बड़ी मजबूत, जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने भी बड़ी मजबूती से लिया, और उसी ताक में कोई और कारण आए जब इनके ऊपर इनको साफ साफ कहा जाए। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि शाम 8 बजे तक भी, 8:25 के पहले तक भी, जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर जाने की तैयारी में थे, 7 साढ़े 7 बजे उनको जयराम रमेश जी का फोन आता है। 3:53 दिन में कम्युनिक निकलता है कि उपराष्ट्रपति जी 23 तारीख को राजस्थान जाएंगे। अब उस दिन वो किस सभा में क्या बोलेंगे चल रहा है, और प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, जो आज चले गए प्रधानमंत्री विदेश, इंग्लैंड चले गए प्रधानमंत्री, तो पता नहीं उस सभा में ये जाकर के क्या बोलेंगे। इस तरह के कुछ इंटेलिजेंस इनपुट इनके पास आने लगे थे, और ये बात साबित हो गई थी कि ये अब विपक्ष की मांद में जाकर के बैठ गए हैं, विपक्ष की गोद में बैठ गए हैं, मांद नहीं, गोद में बैठ गए हैं।
विपक्ष की गोद में बैठने के बाद ये भाषा विपक्ष की बोल रहे हैं और इसका उन्होंने उदाहरण मल्लिकार्जुन खड़गे को अनइंटरप्टेड जो मौका दिया, वो देकर के दूसरा इन्होंने जो स्वीकार कर लिया जस्टिस वर्मा का प्रस्ताव इम्पीचमेंट का, वो एक तात्कालिक कारण बना। अब आता है कि किसने कहा कि धनखड़ साहब आप इस्तीफा दे दीजिए? और भाजपा ने ये तैयारी कर ली थी कि उनको भी इम्पीच करने का अगर आएगा तो उनको इम्पीच किया जाएगा। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई तैयारी नहीं थी और उनको धमकाया गया था और उनको इस बात का भान था कि फ़ोन जाते ही वो इस्तीफा देंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि ये फ़ोन हमारे पास जो जानकारी है, वो स्वयं जेपी नड्डा ने किया और जेपी नड्डा ही किसी से इस्तीफा लेने के लिए, किसी को ज्वाइन करने के लिए अब तक मोदी और शाह के मैसेंजर के रूप में काम करते रहे। आज तक भी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर को पिछली दफा भी उन्होंने रवाना किया, जिनसे इस्तीफा लिया, तो नड्डा साहब ही फोन करके कहते थे कि ये निर्णय लिया गया है कि इस बार थोड़ा-सा आपको विराम दिया जा रहा है। तो बड़ी ही शालीन शब्दों में नड्डा साहब ने फोन किया, संभवतः संभवतः मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास तो पुख्ता जानकारी है, लेकिन मैं संभवतः कह रहा हूं, नड्डा साहब ने कहा कि धनखड़ साहब ये थोड़ा-सा अनुचित लग रहा है कुछ बातें और ऐसा निर्णय हुआ है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये संकेत मिलते ही उन्होंने वक़्त नहीं लगाया। अब उन्होंने गलती क्या की? उन्होंने गलती की उस इस्तीफे को उन्होंने पोस्ट कर दिया अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने एक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे। ये करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर प्रधानमंत्री बीमार होते तो हालचाल जानने जाते या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनसे मिलने जाता, उनसे हालचाल जानने जाता, तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई कि मेडिकल एडवाइस के तहत मैं इस्तीफा दे रहा हूं, स्वास्थ्य कारणों से। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था लेकिन पूरी तरह से फिट है वो। तो स्वास्थ्य कारण बिल्कुल नहीं है। संघ और बीजेपी दोनों का ये कॉन्शियस डिसीजन है कि नहीं, धनखड़ साहब अब कंफर्टेबल नहीं है हम लोगों के बीच में और वो अनकंफर्ट भी तैयार कर रहे हैं। वो कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस भी क्रिएट कर रहे हैं। या तो उन्होंने कुछ और मार्ग चुन लिया। अब ये उनकी फितरत है, जनता दल टू कांग्रेस, कांग्रेस टू भाजपा, लंबे समय से भाजपा में है, अब कहीं और रास्ता तैयार कर रहे हैं या क्या देख रहे हैं पता नहीं। लेकिन वो बीजेपी और संघ दोनों के लिए अनकंफर्टेबल हो गए थे। तो ये निर्णय अगर हुआ है तो अकेले मोदी जी का नहीं हुआ है, क्योंकि मैं नहीं मान सकता हूं कि मोदी जी कहेंगे कि सदन चल रहा है और आप इस्तीफा दे दीजिए। निश्चित रूप से ये कॉन्शियस डिसीजन लिया गया कि हमें मालूम है कि इस चलते हुए सदन के बीच में ये जो इस्तीफा लिया जाएगा, इस पर जरूर बात बनेगी, बहुत बात बनेगी, कहानियां बनेंगी। उस कहानी को बनने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये निर्णय लिया गया होगा कि नहीं नहीं, मोदी जी ने इस्तीफा ले लिया, मोदी जी का एक सख्त रूप भी जाएगा सामने में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संघ को इसकी जानकारी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। संघ को निश्चित रूप से जानकारी होगी और शिवराज सिंह चौहान के प्रेजेंस में दिया गया उनका भाषण बहुत महत्वपूर्ण है उनके अब के इस्तीफे के लिए। वो एक भाषण वो साबित कर रहा है कि उन्होंने अपनी राह अलग बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। तो अब तक जितने कयास लग रहे हैं वो कयास भूल जाइए। शिवराज सिंह चौहान को जिस लहजे में उन्होंने डांटा, फटकारा, अब वो कृषि मंत्री का वहां वो जो भी कहा जा रहा है, तो वो भी एक बड़ी भूमिका होगी और मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसने कब क्या कहा, नहीं कहा। ये थोड़ा नेपथ्य में जाकर के दिमाग को दौड़ाते रहिए और देखते रहिए। अभी कुछ और भी तथ्य सामने आएंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।